अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। उम्मीद लगाए हर कोई खुश था कि नए दौर का आगाज होने जा रहा है। जजेस की तकसीम ने अदलिया को बतौर अदारा बहुत नुकसान पहुंचाया हुआ था। ये वो वक्त था जब 16 सितंबर 2023 को काजी फायज ईसा बतौर चीफ जस्टिस हल्फ उठाने जा रहे थे। उनसे बहुत सी उम्मीदें थीं कि अब वो तकरीर कम करेंगे, लेकिन वक्त ने कुछ अंदाजे गलत साबित किए, क्योंकि काजी फायज ईसा ने जिस वक्त चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला उससे लेकर आज के दिन तक अदलिया में तकसीम कम होने के बजाय 2 गुना बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में खत लिखने का रिवाज डालने वाले साबिक काजी आज रुखसत तो हो गए और जाते जाते खत मौसूल करके रुखसत हुए। ये खत जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह ने यूं तो रजिस्ट्रार के नाम लिखा, लेकिन इस खत में तहरीर बातें चीख चीख कर ये बयान कर रही थी कि काजी फायज ईसा वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की, जिसके असरात तादेर अदलिया पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि काजी फायज ईसा ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के बजाय दरवाजे मजीद खोल दिए और अदलिया में मुदाखलत पर शुतरमुख की तरह सर रेत में दबाए रखा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा आज अपने ओहदे से रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने बतौर जज 15 साल और बतौर चीफ जस्टिस 13 माह जिम्मेदारियां सर अंजाम दी। उनका ये दौर कैसा रहा और तारीख उन्हें किन अल्फाज में याद रखेगी, ये जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। दूसरी जानिब सियासी हालात की बात करें तो अली अमीन गंडापुर आखिरी बार जब इस्लामाबाद के डी चौक में पहुंचे और फिर कई घंटों तक लापता हो गए, इसके बाद जब वो केपी असेंबली पहुंचे तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा खिताब किया, जिसके आखिर में बताया कि जल्द ही अच्छी खबरें आएंगी। तो ये अच्छी खबरें देर से ही सही लेकिन आना शुरू हो गई हैं। कल साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की रिहाई, फिर बानी पीटीआई से मुलाकातों का आगाज और आज बानी पीटीआई की बहनों की जमानतें हुई और पीटीआई की ठंडी हवा का झोंका उनके लिए साबित हुई। दूसरी जानिब हुकूमती रहनुमा इन तमाम अच्छी खबरों को किसी डील का नतीजा करार दे रहे हैं और इसी तरह मुल्क में 26वीं आईनी तरमीम के चर्चे अभी जबान ज़द-ए-आम हैं। पहले ये तरमीम ना होने की वजह से खबरों की जीनत थी, अब जब ये हो चुकी है तो कानूनी पेचीदगियों की वजह से मौजूए बहस है और इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि इन पेचीदगियों को दूर करने के लिए शायद जल्द ही 27वीं आईनी तरमीम की दौड़ धूप शुरू करना होगी। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो इस तरमीम को काबिल कबूल बनवाने की रूरवा थे, उन्होंने आज वाजे किया है कि हम ये तरमीम नहीं होने देंगे, अगर आई तो भरपूर मज़ामत करेंगे। आज के डायलॉग पर इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगी मुस्लिम लीग नून की रहनुमा किरण डार साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुमायूं मेमन साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। सबसे पहले निसार खोड़ो साहब, अभी तो यही शोर नहीं थमा था कि 27वीं आईनी तरमीम की बातें होना शुरू हो गई हैं। आपको लगता है वो जो तमाम खतरात थे वो टल गए हैं जो पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने आप पर महसूस कर रही थी? आइन में तरमीम जब कामयाब हो तो उसको काफी अहमियत होनी चाहिए। ये 26वीं आईनी तरमीम है। हमें ऐतराज था किसी तरमीम पे जो हमसे पहले की गई थी, जिसमें पार्लियामेंट्री कमेटी का तस्वुर खत्म किया गया था। वो शायद 19वीं तरमीम जो कुछ था। जब हमने 18वीं तरमीम पास की तो चौधरी इफ्तिखार साहब ने कहा मैं इसको उड़ा दूंगा अगर ये पार्लियामेंट्री कमेटी का शिक खत्म नहीं करोगे तो। लेकिन 36वीं तरमीम ऑलमोस्ट कंसेंसस के साथ पास हुई है और उसकी कोई अहमियत है। अभी इसकी सेटलिंग डाउन के इफेक्ट है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कब बनेगा उसका इंतजार होगा लोगों को। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फेडरल के लेवल पे बने या सूबों के लेवल पे बने, इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। अगर उसमें कोई कबाहत है तो जरा सामने आनी चाहिए पब्लिक के कि कबाहत क्या है। वैसे तो आइन की तरमीम हो चुकी। आइन की तरमीम की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आइनी किस्म की अपीलें हैं वो आइनी बेंच को रेफर कर दी हैं। जब आइनी बेंच को रेफर कर दी गई है तो एक लिहाज से मामला हो रहा है। लोगों ने आइन के इस तरमीम की को बहाल रखते हुए इकदाम किए हैं। नया सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आएगा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा और सिलसिला चलेगा। मैं समझता हूँ ये अहम पेशरफ्त है जिसके लिए इंतजार कर रहे थे हम सब पॉलिटिकल पार्टीज। और आपको पता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए 2006 में मुतालबा करती रही हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए ऐसी कोशिश करते रहनी चाहिए।
अब ये 2006 से जाके 2024 हुआ, लेकिन इस वक्त तक वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नहीं बन सकी। अब वो पीपुल्स पार्टी की कोशिश से, जेयूआई की कोशिश से, हुकूमत के पीएमएलएन की कोशिश से, ये सब ने मिल मिला के सब पार्टियों के साथ मिलाया, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनाई जिसमें पीटीआई भी बैठी। ये नहीं कि वन साइडेड सोच थी, हमने पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जिसमें पीटीआई की भी रिप्रेजेंटेशन थी, ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन जैसे 18वीं तरमीम में थी। जैसे 18वीं तरमीम में हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज पर एक नेशनल कमेटी बनाई थी, जिसने 18वीं तरमीम को बनाने में टाइम थोड़ा सा लगाया, लेकिन बन गई। अब ये भी 2-4 महीने से चल रहा था, ये भी बन गई। अब इस तरह से आगे बढ़ने की बातें सोचनी चाहिए, और मैं समझता हूँ सियासतदान पाकिस्तान की पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए कोशिश उनको जरूर करनी चाहिए। सियासतदानों को पार्लियामेंट मजबूत करने के लिए कोई भी किरदार हो तो वो अदा करना चाहिए, क्योंकि ये 18वीं तरमीम थी जिसने आर्टिकल 6 को और ज्यादा एक्सप्लेन किया और ज्यादा एक्सपेंड किया। नहीं तो हमले होते रहते थे पार्लियामेंट पे, जो अब नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। अब 18वीं तरमीम का असर है कि जी हमले नहीं हो रहे और पाकिस्तान की पार्लियामानी जमहूरियत चल रही है। तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम पार्लियामेंट को मजबूत करने की हद तक मजबूर कोशिश करें कि पार्लियामेंट वाकई सुप्रीम दिखाई दे और उसके बाद आके जलता रहे। पार्लियामेंट वैसे भी कलेक्टिव विजडम का नाम है, और कलेक्टिव विजडम एंड जमहूरी चीज होती है। बिल्कुल सही। जी हाँ, मेरे तो साथ ही रहिएगा सर। बेशक अब इसके लिए अब जो 27वीं तरमीम की बाज़गश्त है, ये भी हम हुमायूं मेमन साहब से पूछेंगे। हुमायूं साहब, पहले तो जस्टिस याया अफरीदी कल हल्फ उठाने जा रहे हैं और उनका ताल्लुक केपी से। बज़ाहिर तो पीटीआई को खुश होना चाहिए, केपी से उनका ताल्लुक है। वैसे आपको क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं बतौर जमात उनसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, जस्टिस याया अफरीदी, इसमें कोई शक नहीं है, एक बहुत अच्छे क्रेडेंशियल्स रखने वाले जजों में से एक है। पाकिस्तान में बहुत कम लोग इस पाए के जज रहे हैं, लेकिन सवाल बाज़ दफ़ा, देखिए सवाल बाज़ दफ़ा ये होता है, ये नहीं होता कि आपने क्या पाया, सवाल ये भी होता है आपने क्या खोया। हमने इसमें कोई शक नहीं है कि हमने एक ऐसे जज को के दौर को ख़त्म होते देखा है कि जो बकौल बिलावल भुट्टो साहब के कि ये तरामीम या ये पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग बग़ैर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हो ही नहीं सकता था। ये सब कुछ हुआ है। और जैसे जस्टिस याया अफरीदी भी कह रहे थे कि अगर आप उनको पोक करते हैं तो फिर वो अपने पर्सनल वेंडेटा की, या वो उनके जो अंदर के जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं, उस लिहाज से वो आपको कभी नहीं बख्शते। और यही वो चीज़ें थी कि जिसकी बेसिस पे उन्होंने इमरान खान को एज एन इंडिविजुअल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन जनरल उन्होंने अपने निशाने पे रखा और हर वो काम किया जो शायद उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन सवाल ये उठता है, इन सारी चीज़ों में हमने क्या खोया? देखें, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सुनहरा दौर स्टार्ट होना था कल की तारीख से अगले 7-8 साल तक। इस दौर में 3 ऐसे जजेस आने थे जो एक से बढ़कर एक था। उनमें सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के वाहिद ज्यूरिस्ट हैं जो कि इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट कहलाते हैं, और कोई नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी लोग अच्छे नहीं हैं, इसका ये मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये बाकियों से भी बेहतर है। उसके बाद नेक्स्ट है जस्टिस मुनीब, वो भी उसी तरीके से बहुत क्रेडेंशियल, प्रेस्टन के पढ़े हुए बहुत क्रेडेंशियल थे। उसके बाद जस्टिस याया अफरीदी थे। मेरी नज़र में जो ये 7-8 साल थे, और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है वो जुडिशरी का रहा है, और ये तीनों जजेस वो थे जो इस प्रॉब्लम को हल करने की सलाहियत रखते थे। आपको नहीं लगता कि पीटीआई ने ही जस्टिस मंसूर अली शाह को पॉलिटिसाइज किया और नून लीग को मौका दिया कि वो उनका नाम कंसिडर ना करे? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी जस्टिस मंसूर अली शाह को एज अ मंसूर अली शाह नहीं प्रमोट किया। हमने सिर्फ ये कहा था कि जब आइन में लिखा हुआ है,
एक मिनट है जी ना, देखिए जब हमने कहा कि जो सीनियर मोस्ट जज है, अब उस जज का नाम मंसूर अली शाह है, हमने सीनियर मोस्ट जज का कहा है, अब उसका नाम मंसूर अली शाह है, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हालांकि ये याद रखें कि जस्टिस मंसूर अली शाह वाज इन्वॉल्व्ड इन ऑल दोज डिसीजंस जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाते हैं। तो इट इज नॉट कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो स्पेशल फेवर करते थे, उन्होंने सबसे बड़े फैसले जो किए तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो किए, हमें उनके फैसलों से रिजर्वेशंस भी हैं, लेकिन आईनी तौर पे और पाकिस्तान के लिए अगर आप उस आइन के लिहाज से करते हैं, अभी हमारे खोड़ो साहब ने कहा है कलेक्टिव विजडम, बाज दफा कलेक्टिव स्टुपिडिटी भी हो जाती है। आप लोग ऐसे फैसले कर जाते हो बुग़्ज़ में कि आप लोग बेहतरीन जो मेरिट वाले लोग होते हैं आप उनको नजरअंदाज कर देते हो और आप आगे चले जाते हो। इसका नुकसान जो पाकिस्तान को होगा, मैं याया अफरीदी साहब ने जो करना है वो तो वो करेंगे, लेकिन उनका टेन्योर 2-3 साल का है, 3 साल का है, लेकिन अगर इन दोनों का टेन्योर मिला लेते ये 7-8 साल का टेन्योर था। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। इस टेन्योर में पाकिस्तान ने ठीक होना था, जो पाकिस्तान ने टेन्योर खो दिया। लेकिन मैं समझता हूं आप याया साहब से भी तो लगा सकते हैं ना, हो सकता है इनके टेन्योर में बेहतरी हो जाए। अभी हम क्यों उन्हें टैगलाइन करेंगे? देखिए जुडिशरी की वो प्रॉब्लम नहीं है जो 2 साल 3 साल में ठीक हो, इसको टाइम लगेगा। लेकिन मैं समझता हूं एक मेरी नजर में एक आज भी एक उम्मीद है मेरी नजर में जी। जब ये सारे केसेस, जैसे आपको पता है ये 26वीं तरामीम और जिस तरीके से सारी चीज़ हुई है इसमें कितनी ज़्यादा कबात है और इसको चैलेंज होगा। इसको अगर ये फुल कोर्ट बन जाता है और ये किसी तरीके से जैसे इसके अंदर जो कोताहियाँ वो ख़त्म हो जाती हैं और ये 26वीं तरामीम गैर आइनी डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। तो वही टेन्योर जो गोल्डन टेन्योर है, जो 3 अच्छे जजेस का टेन्योर है, वो दोबारा भी आ सकता है। अभी मैं नाउमीद नहीं हूं अल्लाह ताला से, अभी मैं नाउमीद नहीं हूं इस सिस्टम के ठीक होने से। मौका दीजिएगा। मैं बिल्कुल सही, ये आप ही की बात मैं आगे कंटिन्यू करूंगी और किरण साहिबा से पूछूंगी, आपको भी लगता है आज जिस तरह काजी फायज़ साहब रुखसत हुए, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का एक लंबा खत जिसमें इल्जामात की बौछार थी, कहीं ना कहीं आप भी ये लोग सब समझते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम कंट्रोवर्शियल खासा हो गया था पीटीआई की वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इकरा आपका शुक्रिया कि आप अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। ख़ुद ही इन्होंने सवाल किया और ख़ुद इसका जवाब भी दे दिया। ये बात करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उनको कंट्रोवर्शियल बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। और ये बात किया करते थे जी अक्टूबर में हमारे चीफ जस्टिस आ जाएंगे और उसके बाद देखिए नवंबर में जो है वो हुकूमत का जो है ना वो धरन तख्ता जो है ना वो हो जाएगा। और जब भी पाकिस्तान में बहुत हाई पोस्टों के ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें या इनकी इस लेवल के लोगों की बात करें तो हमेशा कंट्रोवर्शियल बनाया। तो इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी जैसे कहूँ या क्या कहूँ, बिल्कुल एक इस तरमीम से पहले जो आईन पाकिस्तान था उसमें यही था कि जो मोस्ट सीनियर जज है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा और एक सिस्टम के तहत चीज़ें आ रही थी जिसमें मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। लेकिन एक आईनी तरमीम आई, 26वीं आईनी तरमीम आई और आप ये भी देख लें इकरा कि जो तरमीम आई वो हुकूमती बेंचेस पर, या अगर मैं बात कहूँ कि मुस्लिम लीग नून का जो मसूदा था उसके ऊपर नहीं आई है आईनी तरमीम, ये बिल्कुल उसके अपोजिट। और फजल रहमान साहब का जो मसूदा आया उसके ऊपर आई। आपने देखा इनकी मीटिंग्स भी हुई, पीटीआई के लोगों की मीटिंग्स भी हुई, उठक बैठक उसको कहूँ, कभी कोई उनसे जाके मिल रहा है, कभी कोई उससे जाके मिल रहा है। फिर आपके कैमरे की आंख ने ये भी बताया कि उन्होंने कहा जी हम फजल रहमान साहब के जो मसूदा है उस पर हम 100% जो है वो मुत्तफिक हो गए। लेकिन वो एक मीटिंग कराई गई, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुकी हूँ कि ये टेबल पे आके बात करते हैं, टेबल पे आके ये बातों को मानते हैं, समझते हैं कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो ये जो मुज़ाकरात की टेबल है और ये जो चीज़ें हैं ये होनी बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन ये जो एक जेल का चक्कर लगा के आते हैं उसके बाद वो जो है ना वो सारा उल पुट बुल जो होता है वो कहते हैं जी हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे बानी नहीं मान रहे तो हम नहीं मान देंगे। और ऐसा ही हुआ पूरी मुज़ाकरात में बैठे। आपने देखा कोई टाइम लाइन नहीं थी, ना सुबह थी, ना शाम थी, ना दोपहर की थी। और हर वक्त जो है फजल रहमान साहब के डेरे पे जो था वो कोई ना कोई पार्टी वहाँ पे मौजूद थी। तो फिर ये मसूदा पहली बात तो ये फजल रहमान साहब का है
और इसमें कंसेंसस डेवलप हुआ, तो फिर पीटीआई को चाहिए था कि हुकूमती, चलिए मुस्लिम लीग नून का मसूदा आप अपने एक तरफ रख दें, ये ओपोजिशन का ही था। फजल रहमान साहब हमारे साथ तो नहीं बैठे हुए, उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, ओपोजिशन में बैठे हुए हैं, तो उन्हीं के मसूदे के ऊपर वो वोट दे देते वो 26वीं तरमीम के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल सही। खोड़ो साहब, सर जमीयत उलमा इस्लाम कहती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने पर इत्तेफाक हुआ था, लेकिन कमेटी में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वादे से रूगर्दानी की और वक्त आने पर इसका हिसाब भी लिया जाएगा आप लोगों से। सर ऐसा हुआ है कि पहले इत्तेफाक हुआ और बाद में बदल गया हो? मुझसे पूछ रही हैं आप? जी सर। देखें, बात सुने, सवाल ये बनता है कि अगर आईनी तरमीम हुई है तो उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हुई है, उसमें पार्लियामानी कमेटी और पार्लियामानी लोग उसमें बैठ के फैसला करेंगे, तो आप 26वीं तरमीम को मानना शुरू क्यों नहीं करते? जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मानना शुरू हुआ है, जब मंसूर अली शाह साहब ने आईनी तरमीम को मानते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रेफर कर दिया है, तो जजेस के इंतखाबात को मुतनाज़ा क्यों बनाया जाए? अगर पार्लियामेंट्री लोग बैठते हैं तो क्या वो लोग नहीं है, इंसान नहीं है, उनको सोच नहीं है? अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ वो पार्लियामेंट्री ग्रुप बैठकर फैसला करता है तो ये आईनी तरमीम को मानने की बात है ना। अब जैसे मंसूर अली शाह साहब ने उसको मानते हुए वो रेफर कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, तो अब वो एक सवाल होना नहीं चाहिए। अगर को चुनने के लिए नाम पेश करने की तजवीज़ थी, नाम पेश हुए, उसमें यया साहब का नाम आ गया, तो आप मानो न तरमीम जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का भी हिस्सा हो गई है, उससे बहस क्यों की जा रही? रही बात सीनियर मोस्ट का, सीनियर मोस्ट की अगर बात करूं तो ये बात हुई थी जस्टिस सज्जाद अली शाह के टाइम पे, 90s में हुई थी, जब उन्होंने जजेस फैसला करके उस सीनियरिटी को उन्होंने कह दिया कि जो भी सीनियर होगा वो होगा। उन्होंने अपने लिए एक मसला हल कर दिया कि जो सीनियर है वो चीफ जस्टिस, उन्होंने खुद ही देखा कि सीनियर चीफ जस्टिस एक पीसीओ का जज भी था, एक पीसीओ का हल्फ उठाता हुआ चीफ जस्टिस भी बनते हुए हमने देखा, जिसने बाद में जब उसकी नौकरी खतरे में पड़ी या जो कुछ भी हुआ, बाद में उसने आके कौम से माफी मांगी कि हमने 4 मार्शलाओं को कंडोन, पीसीओ भी था और मार्शला के खिलाफ उसने एक रिमार्क भी दे दिया कि हम माफी मांगते हैं कौम से कि हमने 4 मार्शलाओं को कंडोन। सारी सीनियरिटी के बुनियाद पे हुआ ना, सीनियरिटी के बुनियाद पे चौधरी इफ्तिखार आया, वो था पीसीओ का जज, वो आ गया। जब उसकी नौकरी कहीं खत्म होने पे आ रही थी तो उसने कोर्ट में केस चलाया और कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट शर्मिंदा है 4 मार्शलों को कंडोन करने के लिए और कौम हमें माफ करे। ये सीनियरिटी के जजेस से भी सवाल तो उठ गया कि तुम थे तो पीसीओ और तुमने ये फैसला अपनी जगह पे कर दिया। साकिब निसार के लिए क्या कहते हैं? वो भी तो सीनियर मोस्ट है ना, वो भी सीनियर मोस्ट है, तो उसने मुल्क को क्या दिया? अगर आइन में ये कहा गया कि जुडिशल काउंसिल होगी और पार्लियामेंट्री कमेटी होगी जो मिलकर फैसला करती कौन चीफ जस्टिस है, तो उन्होंने तो फैसला कर दिया है। अब उस पर मंसूर अली शाह साहब को नहीं किया गया तो उसको जेरे बहस नहीं आना चाहिए। लेकिन सर ये तो बार बार आएगा, चाहे अब वो पीटीआई आए या फिर जेयूआई जाए। मैं अर्ज करूं जी, काजी फायजी साहब पर इल्जाम क्या लग रहा है कि डिवीजन जो आपने बेंच वो कोर्ट में डिवीजन की उसको वो खत्म नहीं कर सके। हाँ। लेकिन मैं पूछता हूं कि इमरान खान से मैं पूछ रहा हूं, उन्होंने काजी फायजी साहब पर रेफरेंस डालने के बाद माफी क्यों मांगी कि मैंने गलती की? काजी फायजी साहब को उन्होंने मलाइन किया, उन्होंने कंट्रोवर्शियल किया, उन्होंने कंट्रोवर्शियल बना दिया, रेफरेंस डाल दिया।
फरोग नसीम साहब ने फरोग उसमें डाला। फरोग नसीम कौन से? फेडरल मिनिस्टर से इमरान खान से। उन्होंने केस डाल दिया, उसको मुतनाज़ा बना दिया, उसकी बीवी को खींचा गया, उसको खुद को खींचा गया। इस तरह से फिर बाद में माफी मांगी इमरान खान ने कि जी मैंने रेफरेंस डालकर गलती की। काजी फायज ईसा को कंट्रोवर्शियल भी बनाते हो, फिर उसके मुखालिफ भी बन जाते हो। जब आपके हक में फैसला आता है तो उसकी तारीफ करते हो। पता नहीं कितने बयानात हैं इमरान खान के, उन्होंने काजी फायज ईसा पर बिल्कुल सर, यही पॉइंट सर मैं आगे रखना चाहूंगी हुमायूं साहब के आगे। सर एक तो यही बात जो अभी कह भी रहे हैं कि आप लोगों ने खुद उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया, लेकिन हमें एक क्रेडिट तो आपको नहीं लगता कि काजी फायज ईसा साहब का टेन्योर अब चूंकि खत्म हो चुका है देना चाहिए कि आखिर उन्हीं की वजह से इलेक्शन मुमकिन हुए ना? आप लोग तो चाह ही रहे थे कि इलेक्शंस हो, तो आपको नहीं लगता एक ये क्रेडिट तो तारीख में उनके सर जाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अभी निसार खोड़ो साहब कह रहे थे कि ये डिसाइड हुआ, और सॉरी मुझे नाम नहीं आया, हमारी जो कोलीग हैं उन्होंने भी बता रही थी कि जी और आपने मौलाना फजल रहमान का भी जिक्र किया। इसमें कोई शक नहीं था कि नाम जो जिस पे एग्री हुआ था वो जस्टिस मंसूर अली शाह पे सबकी एग्रीमेंट थी। बिलावल भुट्टो साहब ने अभी रिसेंटली खुद कहा है एक इंटरव्यू में कि मुझे भी नहीं पता कि मंसूर अली शाह का नाम कैसे हट गया है। उनके लिहाज से भी मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस था। अच्छा। तो ये आखिर में डंडी कहाँ मारी गई, ये सवाल है। नंबर 2, देखिए जब हम बात करते हैं सीनियरिटी की और जूनियरिटी की, तो जब हम मेरिट को हटाते हैं तो फिर जस्टिस मुनीर जैसे लोग आते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब शायद कभी चीफ जस्टिस बनते ही ना अगर बलूचिस्तान के अंदर सारे लोगों को हटा नहीं दिया जाता और ये डायरेक्ट चीफ जस्टिस बने थे बलूचिस्तान के, वरना तो शायद ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ पहुंचते ही ना। इनका तो उस लिहाज से देखा जाए तो इनका करियर तो बलूचिस्तान में एज अ लर्निंग जज, तो जो कि शुरू से सीखता हुआ जा रहा होता है, फिर हाईएस्ट पोस्ट पे जाता है, इनका तो था ही नहीं। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। लेकिन आपको पता है 1996 से ये कोशिश की गई थी, और इनको याद रखना चाहिए अभी जो चीफ जस्टिस याया फरीदी ने अपनी तकरीर में कहा है कि द ट्राइकोटमी ऑफ पावर will stay, will be maintained. That means जिस ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का मतलब है सेग्रीगेशन ऑफ पावर, इसका मतलब यह है कि आप अदलिया को आप एग्जेक्टिव के अंदर नहीं डाल सकते। ये एसेंस है आपकी जुडिशरी की, ये एसेंस है आपकी डेमोक्रेसी की। जब आप उसके अंदर से रूह हटा देंगे तो फिर एक डेड बॉडी रह जाती है, या एक ब्रेन डेड वाली बॉडी रह जाती है जो सिर्फ धड़कन चल रही होती है, सांस चल रही होती है, लेकिन वो इंसान ना बात कर सकता है। हमने पाकिस्तान से उस तरीके की चीज कर ली है डेमोक्रेसी की, हमने डेमोक्रेसी की रूह निकाल दी है। हमने ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स या सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स जो कि बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, हमने उसका सत्यानाश कर दिया। आपकी किसी बात पे रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं खोड़ो साहब? जी सर। देखिए, अगर जस्टिस याया फरीदी साहब ने ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बात की है, तो ये ट्राइकोटमी एक्चुअली पाकिस्तान में नापसंदीदा लफ्ज है। हाँ। ये पार्लियामेंट ही सुप्रीम है और पार्लियामेंट के तहत बनी हुई यूजीसी है। ये है सिविलियन गवर्नमेंट का तस्वर। ट्राइकोटमी, एग्जेक्टिव भी तो पार्लियामेंट का ही हिस्सा है ना, एग्जेक्टिव पार्लियामेंट का हिस्सा है, यही है पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। अगर इसको ट्राइकोटमी कहते हैं तो फिर तो ठीक है, किसी और तरफ इशारा है तो वो ठीक नहीं है, चाहे वो स्टेटमेंट या अफरीदी साहब का हो या किसी का भी हो। या बिल्कुल सही। अच्छा किरण डार साहिबा, आप क्या इस पर कहेंगी कि वाकई मौलाना सर जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं?
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ट्राइकोटोमी ऑफ पावर जब हम रेफर करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपके जो जुडिशरी है, आपकी जो पार्लियामेंट है और आपकी जो गवर्नमेंट है, ये तीनों के तीनों एक सेपरेट एंटिटीज होनी चाहिए और इन तीनों को एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अगर आपकी पार्लियामान आपकी गवर्नमेंट के लिए लॉ बनाने शुरू कर दे उनको फैसिलिटेट करने के लिए, तो वो गलत है। अगर गवर्नमेंट जो है वो जुडिशरी को कंट्रोल करना शुरू कर दे, वो गलत है। अगर जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट के लिए जजमेंट देना शुरू कर दे, वो गलत है। अगर जुडिशरी जो है वो पार्लियामान के ऊपर कदगन लगानी शुरू कर दे, वो गलत है। लेकिन इन तीनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस भी हैं। ये तीनों के तीनों माता पिता आजाद भी नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ ही रहिएगा सर। ये बताइएगा किरण साहिबा, एक तो हुकूमत ये तासुर देती है कि काजी फाइज ईसा के बगैर ये आईनी तरमीम मुमकिन नहीं थी, खुद बिलावल ने भी कहा। तो अब काजी साहब भी मुतनाज़ बन रहे हैं। दूसरा बातें ये भी आ रही हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर भी तब्दीली करने की हुकूमत ख्वाह है। देखिए, जहाँ तक बिलावल साहब के जो सेंटेंस हैं उन्होंने बोला कि फ़ाइज़ ईसा के तहत, देखिए जब मैं बिलावल साहब की बात करती हूँ तो डेफिनेटली आपने देखा कि जुल्फ़िकार अली भट्टो की मैं बात करूँ और क्या जुमला बोला गया, फ़ाइज़ ईसा साहब ने उनके बारे में क्या जुमला बोला कि वो एक गैर जो उनको सज़ा दी वो एक गैर आइनी अदालत ने दी। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि आइनी अदालत ने दी, गैर आइनी, एक बहुत इस जुमले में बहुत वज़न है कि गैर आइनी अदालत ने ये फ़ैसला दिया। तो और कब से चल रहा था आप देखिए, नाना, वही बात आ गई कि नाने का जो केस था उसका फ़ैसला जो है वो नवासा, ये बड़ी तकलीफ़ दे बात है। और यकीन करें मुझे वो जो आंसू बिलावल भट्टो साहब का जो चीफ जस्टिस के सामने वो खड़े थे, वो जो आंसू गिरा वो बड़ा तकलीफ़ दे आंसू था। तो जहाँ तक बात की आपने उनके जुमले की, तो देखें एक शख्स को इतनी सदियों के बाद एक उसको मिला, उसको क्या कहते हैं, इंसाफ मिला, तो उनका बनता है कि उन्होंने ये जुमला बोला। फिर दूसरी बात आपने कही कंट्रोवर्शियल, सॉरी आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली। देखिए बिल्कुल, पहले भी हम ही लेकर आए जब हम पीडीएम की हुकूमत में थे, और अभी कुछ अर्सा पहले ही उसमें चेंज हुआ। तो देखिए आइन है, कानून है, ये चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल 3 जजेस का था और उसमें था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये राइट है कि वो तीसरे जज को या जजेस को चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर अब फर्दर उसमें चेंजिंग की जा रही है कि उसमें एडिशन ऑफ न्यू जजेस को ऐड किया जाए। इससे क्या होगा, एक मैं समझती हूँ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो भी अदालत में केस आएगा, उस बेंच में जो भी केस आएगा, उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो मेरे ख्याल से इस तरह से मुख्तलिफ राय आना और ज़्यादा लोगों का, ज़्यादा जजेस का किसी एक केस में अपने फैसले को देना, तो मेरे ख्याल से ये तो जितने कहते हैं ब्रेन्स काम कर रहे हो, जितने ब्रेन्स उसमें ऐड करें, तो ये तो अच्छी चीज़ है। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद पीटीआई की सियासत पर भी बात करेंगे और बुशरा भी बाहर आ गई हैं, इस पर भी ज़रा रोशनी डालेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। निसार खोड़ो साहब, पीपल्स पार्टी का सर मुतालबा था अलग से आईनी अदालत का, लेकिन ये बात आईनी बेंच तक आ गई। जाहिर बात है आप लोग मुत्तफिक थे, तभी ये तरमीम भी पास हो गई। लेकिन अब सवाल आ रहे हैं कि शायद कुछ आईनी ऐसे नुक्ते हैं जिसके ऊपर दोबारा से सर जोड़कर बैठना पड़ेगा, क्योंकि बातें ये सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अब एक डिवीजन का शिकार होता हुआ ये बेंच नजर आ रहा है, और एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक और सुप्रीम कोर्ट मौजूद होगी आईनी बेंच की शक्ल में। जी खोड़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं आप? हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। हुमायूं अहमद साहब, यही सवाल सर मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, आप तक भी सर ऐसी कुछ बाज़गश पहुँची है आईनी बेंच को लेकर? देखिए जी, आप आईनी बेंच की बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा 26 जो अमेंडमेंट है इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी की सारी ही बुनियाद ही गलत है। बग़ैर सोचे समझे इनमें से किसी ने इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं की। इसके ऊपर जैसे 18th अमेंडमेंट आई थी, 1 साल की डिस्कशन हुई थी। ये लोग जब अपने वो जो कहते हैं ना, ये जिसको मैं कहता हूँ कॉमेडी ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको ये कहते हैं,
उस चीज के ऊपर ये कहते हैं 4 साल लगाए थे। देखिए प्रॉब्लम ये है कि जैसे मौलवी मुश्ताक ने अपनी जाती गुस्सा जुल्फ़िकार अली भुट्टो से निकाला था, वैसे जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपना गुस्सा जो है ना इमरान खान से निकाला है। अच्छा ये याद रखें कि अभी हम सुन रहे थे कि जब बिलावल भुट्टो के आंसुओं के ऊपर लोगों के आंसू निकल रहे थे, तो मुझे वो आंसू उस वक्त नज़र नहीं आ रहे थे जब मियां नवाज शरीफ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो कि बिलावल भुट्टो की वालदा है उनके ऊपर किस किस किस्म के कैंपेन, गलीज कैंपेन किए। उस वक्त मुझे नहीं नज़र आए इस किस्म के आंसू जो लोग कह रहे हो। अब मज़े की बात यह है कि जो गैर आइनी बेंच जिसका जिक्र खोड़ो साहब कर रहे थे, अगर आप उसकी डिटेल में जाए कि जब उन्होंने कहा था ये गैर आइनी बेंच था, वो क्यों था गैर आइनी बेंच? उसके अंदर एडहॉक जज डाला गया था जिसकी वजह से वो जो भुट्टो के खिलाफ जो फैसला आया था, वो जो टाई हो रहा था, उसको एक एडहॉक जज ने चेंज कर दिया था टुवर्ड्स उनकी हैंगिंग के लिहाज से। ये एडहॉक जज कौन था? इसको किसने रखा था? इसको गवर्नमेंट ने रखा था। इसी वजह से 1996 से कोशिश की जा रही थी कि जो पार्लियामेंट है या गवर्नमेंट है उसका इन्फ्लुएंस जजेस के ऊपर से खत्म हो जाए। अच्छा ये इस चीज को रिवर्स करने की कोशिश की गई थी 18th अमेंडमेंट में, जिसके ऊपर एक बहुत ज्यादा क्या था, और मेरे ख्याल में मार्च 2010 में इमरान खान का इंटरव्यू लिया था तलत हुसैन साहब ने। उसमें इमरान खान ने इसी बात को कंडेम करते हुए कहा था कि ये अगेन एक बहुत गलत चीज हो जाएगी। देखें अगर एक जज जाती तौर पे कोई गलत काम करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिस्टम गलत है। हमारे यहाँ पे और बहुत सारे जजेस जो है ना, ये याद रखें, ज़्यादातर जजेस मेरे ख्याल में ये जस्टिस मंसूर अली शाह और ये एक दो वो जजेस हैं जो 2008-9 के बाद जजेस बने हैं, जिसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट्स नहीं थी। अब ये जो 3-4-5 जजेस आगे लाइन आ रही थी, इनमें ज़्यादातर वो हैं। सही, बिल्कुल ठीक है सर। मैंने कहा आप घूम फिर के आई जाती है पीटीआई जस्टिस मंसूर अली शाह पे। नहीं देखिए, it's not about Justice Mansoor Ali Shah. It is about losing 2 good chief justices of Pakistan, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान है। Forget about Justice Mansoor Ali Shah. Justice Mansoor Ali Shah is a name. It could be Justice Humayun. It could be Justice Khodo Saab. It's not about that thing. It's about losing 2 good judges of Pakistan in a matter of 1 day. लेकिन हम दूसरी बात We have reduced a good judicial era by 5 years. सर हम ये भी तो पहलू देख सकते हैं ना कि दे आर स्टिल वर्किंग फॉर द जुडिशरी। अदलिया में तो फिर भी किसी ना किसी रोल में है मौजूद। वो अलग बात है, वो खत लिख के माजरत कर लेते हैं किसी भी बेंच का हिस्सा बनने से। देखें बड़ा फर्क होता है। मैं आपको आज आपको उठा के कैमरामैन की जगह बिठा दूं, आप वहां पे जाके कैमरे को कर लेंगी एंकर पर्सन से? फॉर गॉड सेक, फॉर गॉड सेक, आप लोग किस किस्म की बात कर रहे हो? यहां पाकिस्तान का सत्यानाश हो गया है जस्ट बिकॉज। अच्छा ये लोग कहते हैं कि उन्होंने उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया। अरे आप रोटी को चोची कहते हैं, आपको नहीं पता कि वो उसकी हिस्ट्री क्या है? मैं तो बाकी 10 लोगों को भी तो बुरा कहता हूं, उसके पीछे तो आप खड़े हो गए थे। बिल्कुल सही, यही सवाल है। मैं तो काजी फायज ईसा साहब को भी कहता था, उसके साथ तो आप खड़े रहे हैं। मैं तो हाई कोर्ट के जजेस के बारे में भी कहता था, उसके साथ तो आप खड़े हुए। आप लोगों को जाते जाते एक जज याद आ गया, बाकी जजेस जिसको हम मुंह पे कहते हैं कि ये गलत है, उसके साथ आप खड़े हो गए थे। उनको हमने कंट्रोवर्शियल नहीं किया। खुदा का खौफ करो, कौम के साथ झूठ मत बोलो। इस कौम को तबाह आप दोनों ने मिलकर किया 40 सालों में। बिल्कुल सही सर, यही मैं खोड़ो साहब के आगे सवाल रखूंगी। सर बताइएगा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने अलविदाई रेफरेंस से भी शिरकत से माजरत की, वजूहात के लिए खत भी लिख दिया, और जो बात हुमायूं साहब कह रहे हैं वो भी सर आपने सुनी, क्या कमेंट करेंगे? मेरा अर्ज ये है कि मुझे मंसूर अली शाह साहब के लिए भी बहुत इज्जत है, दूसरे चीजों के लिए भी बहुत इज्जत है, लेकिन क्या मैं सवाल कर सकता हूँ कि जो रिजर्व सीटों पर एलोकेशन की बात थी, फैसला आ गया, स्प्लिट डिसीजन का 8 और 3 का,
ठीक है। जैसे भुट्टो साहब को फांसी दी थी, इसी तरह से 8 जजेस ने एक फैसला सुना दिया जी, स्प्लिट डिसीजन के तौर पर, ठीक है। उसके खिलाफ हमने रिव्यू पिटीशन डाली, बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू पिटीशन डाली, इन 8 जजों ने रिव्यू पिटीशन। बिल्कुल सही सर, मुझे माजरत दीजिएगा, वक्त खत्म हो चुका। पॉइंट रिजर्व नशस्तों का वही हुमायूं साहब और किरण साहिबा की नज़र में भी आ गया होगा, लेकिन मीडिया सिर्फ हकायक को निशानदेही करता है, किसी की साइड नहीं लेता। आप सबका बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।